नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संभल हिंसा मामले में एसआईटी की 11वीं चार्जशीट की, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश का खुलासा किया है पुलिस ने। साजिश के तार समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ बताया गया है। इतना ही नहीं, इस घिनौनी साजिश को रचने में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पाकिस्तान में बैठे दाऊद गैंग के गुर्गे शारिक साठा की भी मदद ली। इस सच का खुलासा भी चार्जशीट में हुआ है और इस साठा की सांठगांठ से बर्क ने यह साजिश रची थी, इस बात का खुलासा चार्जशीट में किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक सर्वे की आड़ में जिहादियों ने दंगे भड़काने और हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन का सर तन से जुदा करने की साजिश रची थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित मस्जिद जहां बनी है वहां पहले श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर आक्रांता बाबर ने मस्जिद बना दी थी। चिंता की बात केवल यह नहीं है कि सर्वे रोकने के लिए दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी, बल्कि इससे भी चिंता की बात यह है कि संभल के जिहादी मुस्लिम अपने आप को बाबर का वंशज मानते हैं और उनके नेता उन्हें आक्रांता बाबर के नाम की कस्में खिलाकर कुछ भी कराते हैं और वो चुपचाप करते जाते हैं। जियाउर रहमान बर्क जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिहादियों की भीड़ को इकट्ठा कर रहा था, तब उस भीड़ को भड़काने के लिए उसे हिंसक बनाने के लिए भी उसने बाबर के नाम का इस्तेमाल किया। चार्जशीट के मुताबिक उन्मादी हिंसक जिहादियों की भीड़ को भड़काने के लिए बर्क ने ग्रुप में कहा कि यदि सर्वे का काम पूरा हो गया तो हमारी कौम हम पर थूकेगी। शारिक साठा ने भीड़ को उकसाते हुए आगे लिखा कि मस्जिद के सर्वे को रोकना संभल के मुसलमानों का फर्ज है। यह 500 साल पुरानी बाबर की निशानी है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। दुबई में बैठा दाऊद गैंग से जुड़े गैंगस्टर शारिक पाठा ने विष्णु शंकर जैन को मारने के लिए अपने ही गैंग के गुर्गे मोहम्मद गुलाम को सुपारी दी थी। शारिक साठा और मोहम्मद गुलाम को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का संरक्षण मिला हुआ है। ये तीनों व्हाट्सएप के जरिए लगातार जुड़े हुए भी हैं और बातें भी कर रहे थे। ये बातें भी सामने आई है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी बू सामने आ रही है। बर्क की कोशिश संभल मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाना और मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करना भी था। संभल के विपरीत या संभल के विवादित ढांचे के नीचे श्री हरिहर मंदिर के सच सामने ना आ जाए, इसलिए ये सारी चीजें साजिश रची गई। संभल में भी अयोध्या मामले की जैसी हार का सामना मुस्लिम पक्ष को ना करना पड़े, इसलिए मुस्लिम पक्ष इस सर्वे को रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जाने से कोई गुरेज नहीं कर रहा है। मुस्लिम पक्ष इस सच को बहुत अच्छी तरह जानता है कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर है और यदि वैज्ञानिक तरीके से सर्वे हुआ तो सच सामने आ जाएगा और मस्जिद को गिराना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि सर्वे और सर्वे के प्रोसेस को लटकाने और भटकाने की कोशिश मुस्लिम पक्षों के द्वारा की जा रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या संभल मामले में दर्ज 11वीं चार्जशीट के बाद समाजवादी पार्टी सांसद बर्क की गिरफ्तारी होगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? और सबसे अहम यह कि संभल का विवादित ढांचा कब तक श्री हरिहर मंदिर को अपने नीचे दबा के रखेगा? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। आज जो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन है वो भी हमारे साथ रहेंगे और वो भी अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ अमितोष पारिक वीएचपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ रहेंगे। असगर खान मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वो भी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों से परिचय कराने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस चार्जशीट पे, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। चौबीस नवंबर 2024 संभल का वो काला दिन जब सर्वे की आड़ जिहादियों ने दहशत की साजिश रची थी। विवादित ढांचे पर हो रहे कानूनी सर्वे को रोकने के लिए न सिर्फ हिंसा की गई बल्कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का पूरा प्लान बनाया गया। जी हां, 18 जून 2025 को चंदौसी एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल एसआईटी की 1200 पन्नों की चार्जशीट में इस साजिश की पोल खोल दी है। चार्जशीट में साफ लिखा है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस साजिश की कमान खुद संभाली थी। फोन कॉल और व्हाट्सएप पर साजिश रची गई थी। भीड़ को इकट्ठा किया गया था और भीड़ को भड़काने के लिए कहा गया था कि अगर सर्वे पूरा हो गया तो कौम हम पर थूकेगी।
इन्हीं शब्दों से भीड़ भड़की और सर्वे को रोकने और हिंदू पक्ष के वकील पर हमला करने के लिए पत्थर और गोलियों की बारिश कर दी गई, मगर पुलिस ने विष्णु शंकर जैन को बचा लिया, वरना विष्णु शंकर जैन का सिर भी कमलेश तिवारी, कन्हैयालाल दर्जी, उमेश कोले की तरह तन से जुदा कर दिया गया होता। संभल हिंसा मामले में यह 11वीं चार्जशीट है। एसआईटी की 3000 पन्नों की चार्जशीट पहले भी इस साजिश की जड़ें उजागर कर चुकी है। दुबई में बैठा शारिक साठा दाऊद की डी कंपनी से जुड़ा है, जिसे सांसद बर्क का संरक्षण प्राप्त था, जिसने मोहम्मद गुलाम को जामा मस्जिद पर सर्वे रोकने और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का आदेश दिया गया था। पुलिस ने मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से विदेशी पिस्तौल, कारतूस और भारी मात्रा में असलहा भी बरामद हुआ है। मोहम्मद गुलाम ने यह कबूल किया है कि साठा के कहने पर ही उसने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की सुपारी ली थी। 2 दशकों से साठा बर्क के संरक्षण में जिहादियों को पाल रहा है। अब वो सच्चाई सामने है जिसे तथाकथित सेक्युलर जमातें अब तक छुपाते आई है। यह हिंसा अचानक नहीं की गई थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश की तरह सुनियोजित हिंसा थी। 11वीं चार्जशीट में 23 आरोपियों में सपा सांसद बर्क से लेकर सपा विधायक के बेटे तक का नाम शामिल है। लेकिन जब साजिश फेल हो गई तो अब ये मुस्लिमों पर जुल्म का रोना रो रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोरने के साथ साथ सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर दंगे वाले दिन विष्णु शंकर जैन को पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी होती तो आज विष्णु शंकर जैन का नाम भी सनातन के लिए बलिदान होने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाता। कब तक ये जिहादी मानसिकता देश की शांति का बंधक बनाए रखी? कब तक कानून का मजाक ये कट्टरपंथी उड़ाते रहेंगे? ये लड़ाई कानून की है, ये लड़ाई न्याय की है, जिसे जीतने के लिए हर देशभक्त हिंदू को एकजुट होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चौबीस नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में किए जा रहे सर्वे में भीड़ ने काफी उसमें उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पे दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट हैं वो कंप्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335/24 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर जामा मस्जिद जफर अली और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था, उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी। तो पुलिस की कोशिश है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे अभियुक्त बनाया गया है, दोषी बनाया गया है, उनके हिसाब से उन्हें सजा भी मिले, वहां तक वो करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन इस चार्जशीट आने के बाद से जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका क्या कहना है, जो लोग हैं उनका क्या कहना है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से जो जियाउर रहमान बर्क हैं उसकी गिरफ्तारी और समाजवादी पार्टी की चुप्पी भी जो है वो भी एक संदेह पैदा करती है कि कहीं उनका संरक्षण तो इन्हें प्राप्त नहीं है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अमितोष पारिक, असगर खान और पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं पूजा मिश्रा जी से ही करना चाहूँगा, क्योंकि पूजा मिश्रा जी आपकी पार्टी के सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क उनका नाम आ रहा, पहले से भी आ रहा था, लेकिन अब चार्जशीट में उनका नाम आ गया है। तो क्या पार्टी कुछ कार्रवाई करेगी या पार्टी कोई बात करेगी? पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के सामने ये रखें कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर, इस चार्जशीट की बात। आपको नमस्कार मुकेश जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और अभी आपकी रिपोर्ट दिखाई जा रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे को भी जो है
चार्जशीट में नाम दर्ज किया गया हुआ है। नहीं, चार्जशीट में उनको बाहर रखा गया हुआ है। और जो बार बार आप लोग साटा की बात कर रहे हैं, वो जो है हमारे जो विधायक के बेटे हैं, उनके ऊपर भी जो है 2014 में गोली चलाने का आरोप है। जो आप गुलाम जिसका भी नाम ले रहे हैं, जो आरोपी उसमें लिखा गया, नामजद आरोपी लिखा गया हुआ है। उसके बाद में आ जाते हैं एसआईटी की जो है चार्जशीट की बात कर लेते हैं। मुकेश जी, आप कहने की समाजवादी पार्टी इस पे कार्रवाई क्या करेगी? 2020 में हाथरस कांड हुआ था और एसआईटी की जो है 3 सदस्यीय जो है टीम बनी हुई थी, और जो एसआईटी ने अपना चार्जशीट दायर किया हुआ था, उसमें प्रशासन और पुलिस को क्लीन चिट दे दी हुई थी, जिसके बाद में कोर्ट ने अनिश्चितता पाई थी और एसआईटी को जो है फटकार लगाते हुए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया हुआ था। तो ये कितने जो है एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी ने चार्जशीट ही तो लगाई हुई है। उसके बाद में आ जाते हैं 2017 में उन्नाव कांड, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, आपको पता है 2017 में किसी दूसरी घटना का उल्लेख करके, किसी दूसरी घटना का उल्लेख करके इस घटना मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि चार्जशीट लगने से अपराध सिद्ध नहीं होता। ये मैं वही बता रही हूँ कि चार्जशीट जब एसआईटी ने सीधा आप कहिए ना जी कि भाई मैं हमारी पार्टी सपोर्ट करी, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कहा कह रहा हूँ कि आप फांसी पे लटका दीजिए उनको। मैं तथ्यों की बात नहीं करती हूँ, मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कितना पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होता है एसआईटी। मैं इसीलिए आपको जो है पूरा एग्जांपल के साथ में दे रही हूँ, जहाँ पे कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं। आपको पता होगा उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के टाइम पे 2017 में उसको जो है कार एक्सीडेंट हो जाती है, बच्चे के परिवार वालों की, उसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है, उनके वकील काफी घायल हो जाते हैं, पर एसआईटी जो है बाहर किए रहती है। कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर रखती है, उनको नाम भी नहीं रखती है। उसके बाद में फिर जो है कोर्ट को सीबीआई को देना पड़ जाता है केस। तो एसआईटी कितना जो है पॉलिटिकली जो सरकार है उससे इन्फ्लुएंस रहती है, ये हमने जो है कुछ मामलों में देखा हुआ है। ठीक है। और उन मामलों में, जिन मामलों में एसआईटी की रिपोर्ट का आप विरोध कर रही हैं, उन मामलों का विरोध आप लोग कर रही थी। और अब उस समय जो आपको लग रहा था कि चार्जशीट, उस समय आप एसआईटी का समर्थन कर रही थी, और इस समय आप जो कह रही कि नहीं एसआईटी गलत है। नहीं, मैं जी बोलिए। मैं क्या बात करूं? आप मुकेश जी अपने साथ मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा उन्नाव केस में एसआईटी ने बाहर रखा था कुलदीप सिंह सेंगर को, उनको आरोपी नहीं बनाया था इनिशियली। और सेम हाथरस में भी हुआ था, प्रशासन और पुलिस को बाहर रखा था, जिसमें सीबीआई को देनी पड़ी कि नहीं, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, एसआईटी को फटकार लगी। मैं वो कह रही हूँ, मैं एसआईटी का जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है सरकार से, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एसआईटी चार्ज, ठीक, मतलब आप जो एसआईटी जांच है उस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं एसआईटी जांच पे, और आप जो है और जियाउर रहमान को आपके हिसाब से जो है क्लीन चिट है आपके हिसाब से, और जो चार्जशीट में कहा गया है वो फाइनल है, तो सबको ही पता है। एसआईटी ने रिपोर्ट लगाई थी, ठीक है, गोरखपुर में जो बच्चों की डेथ हुई थी तब लगाई थी, और उसमें कई बार उनको जो कोर्ट ने उनको बेल दिया और कहा बच्चों को बचा रहे थे, उसमें भी तो एसआईटी ने लगाई थी ना चार्जशीट। तो मैं बस एग्जांपल्स दे रही हूँ कि एसआईटी के चार्जशीट से आप ये नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के एमपी तो आपके हिसाब से जो वहां जो दंगा भड़काई गई थी उसके लिए दोषी कौन है? वहां जो दंगा भड़काई गई थी, वहां जो पत्थर चल रहे थे, जो विजुअल में, नहीं आपके भाई आपकी भी पार्टी है, ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वहां पर सांसद है, तो आपको कुछ तो रिपोर्ट होगी ना। ना तो हम जज हैं, ये तो भाजपा जज बन जाती है कि हम जो जजमेंट करेंगे। समाजवादी पार्टी जुडिशरी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अगर सरकार में रहेगी तो गवर्नेंस करेगी, और अगर विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभाएगी, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम ऐसा नहीं कि गवर्नेंस छोड़ करके चले जाए जुरिडिक्शन करने। अयोध्या में जब गोली चली थी कार सेवकों पे, तब आप वहां पर कौन सा गवर्नेंस कर रही थी? और तब वहां पर कौन से आपने एसआईटी किसी जांच का आपने इस्तेमाल, जब आपने कार सेवकों को कुछ, आपने जो है राम का जो कमेटी बनी हुई है उसका अध्यक्ष बना दिया हुआ है, जिन्होंने वो ओपन फायर करने का आदेश दिया हुआ था, तब आपको नहीं दिक्कत हो रही है? ये भी तो प्रश्न पूछ लीजिए ना। सरकार मिश्रा जी से कोई आपत्ति नहीं है, जो उस टाइम पे जो सचिव थे, जो निजी सचिव थे मुख्यमंत्री जी के, श्रद्धेय नेता जी के, उससे कोई प्रॉब्लम है, उनको आपको बताया जाएगा अध्यक्ष, और उसके बाद में आप ले आकर के बार बार जो श्रद्धेय नेता जी को ड्रैग करेंगे। आपको पता है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने जजमेंट में कहा था दैट वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद में आपको पता है कि 6 महीने तक पूरा का पूरा देश जला हुआ था, और ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने लोग। हमारे साथ संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा, लेकिन पहले अमितोष पारिक जी के पास में चलूंगा। अमितोष, आपने सुना जो पूजा जी कह रही थी, आपने उस रिपोर्ट को भी देखा, आपने उस चार्जशीट के बारे में अभी भी जानते हैं। मैं चाहूंगा कि आप उस पर टिप्पणी करें, उसके बाद मैं असगर जी के पास जाऊंगा। जी मुकेश जी,
पूजा जी को जब मैं सुन रहा था तो 92 का बाबरी मस्जिद का उनका एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की लाइन कोट करते हुए उन्होंने कहा दैट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बट द मर्डर ऑफ इंडिविजुअल्स बाय द समाजवादी पार्टी वाज सेक्युलरिज्म। ये क्लियर लाइन खींच दी ने। दूसरी बात, एसआईटी पे एक जजमेंट कोर्ट कर रही थी, मुझे केस का टाइटल समझ नहीं आया लेकिन एक टाइटल मैं आपके माध्यम से बताता हूं, हरभजन कौर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑन जुलाई 1, 1968। कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, एज हाउएवर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। अभी इन्होंने कहा चार्जशीट ही तो फाइल हुई है, क्या हो गया? जब ट्रायल का इन्वेस्टिगेशन होता है बाद में 173 में चार्जशीट फाइल होती है तो वो ऐसी नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व के एक दीवार कूद के जाते हुए डीएनए की बात करते हैं, एसटी हसन जैसे लोग के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल हुई है 4 एविडेंसेस पे, सीडीआर के ऊपर में हुई है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, आपके वीडियो फुटेज के ऊपर में हुई है, फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शंस के ऊपर में हुई है और टेस्टिमोनियल्स हुई है 220 विटनेसेस, 80 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करा है और 200 92 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जी आप देखिए, इनने तो अभी जस्टिस नारायण सिंह का भी कोर्ट नहीं करा। क्यों करेंगे नारायण राय को कोर्ट? क्योंकि 130 बेल उन्होंने रिजेक्ट करी। उनके लिए तो ये भी बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन डेमोक्रेसी की बात करने वाले ही भूल जाते हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी आई थी मुकेश जी, 5 महीने में 5 क्रिमिनल राइट्स हुए थे रायबरेली, लेकिन वो डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं था। मथुरा डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं था। उसके बाद में मुजफ्फरनगर राइट में हाईकोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी वाज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस। लेकिन क्या हुआ? आजम खान 2 जाट लड़कों को जब मारते थे मुसलमान तो उनको बचाने के लिए चले जाते। वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। संभल के अंदर में जब डेमोक्रेसी की बात करी गई, मैं एक लास्ट कोट कर देता हूं। 23 नवंबर को जियाउर बर्क ने क्या कहा? कम्युनिटी विल स्पिट ऑन अस इफ इट लेट दिस हैपन, सर्वे शैल नॉट प्रोसीड। और किसको कहा ये? जफर अली एडवोकेट जो हेड ऑफ जामा मस्जिद है, उनका भी नाम चार्जशीट के अंदर में है। जब चार्जशीट में आप नाम लेते हैं तो जियाउर रहमान बर्क, सोहेल इकबाल, जफर अली और 700 से 800 इंडिविजुअल लोग थे। कोर्ट चार्जशीट में एक और बात कही गई कि ये कोई एक भड़की हुई साजिश है, ये एकदम से सडन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और जो वेपन यूज करे गए पाकिस्तान मेड वेपन थे। मुझे लगता है चार्जशीट को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें जो लिया है वो इन्वेस्टिगेशन में लेके दिया गया है। अब कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस पे फैसला करे। चलिए, आप भी बिल्कुल लॉ के हिसाब से बोल रहे हैं। असगर खान साहब लॉयर भी है, मुस्लिम स्कॉलर भी है, इसलिए वो आपको जो है उसी तरीके से जवाब भी देंगे। असगर साहब पूरी तरीके से तैयार भी है। असगर साहब, सवाल नहीं पूछूंगा, जो जवाब जो बातें रखी है इन्होंने और जो चीज़ें हैं आपके सामने है, किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे? डिफेंड ही करेंगे आप तो ये तो नहीं कहेंगे चार्जशीट हो गई है, बर्क साहब को अंदर डालो, समाजवादी पार्टी को जो है कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे पता ही आप नहीं बोलेंगे, तो बचाव में क्या कहेंगे जरा बताइए। पहले तो मैं ये कहूँ मुकेश भाई, मेरी छोटी बहन ने जो एसआईटी की तारीफ की वो सबसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी। जो जो बताया उन्होंने सब चीज सही है। बिल्कुल, ये लोग यही करते हैं, हमेशा हर जगह पार्शियलिटी और बायस होके काम करते हैं और किया गया है। मैं अभी भी इस केस में आपकी जो प्रेजेंट मामला है, चलिए हम दूसरी मिसालें मेरी छोटी बहन ने दी, पूजा ने अभी बहुत सारी, मैं नहीं देता उन मिसालों, लेकिन मैं प्रेजेंट केस की बात करता हूँ। ये वन साइडेड केस था। जो असली भड़काने वाले लोग थे, जो जड़ थे, फसाद कराने वाले लोग थे, उनके खिलाफ तो कोई केस दर्ज नहीं हुआ। 92 लोगों में कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं? जब आप बात ही करते हैं, हम तो हमेशा मना करते हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, आपसे अपनी बात की शुरुआत में कह रहा हूं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहते। और जब कानूनी और जब ये सारी चीजें आ जाएं, कानून सामने आ जाए, तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूं कि ये वन साइडेड केस था। हम आप जो कह रहे हैं कि हम करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम तो वो जो होता है वो दिखाते हैं आपको। नहीं, जो होता है आप दिखाते हैं। आप संबल में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करे तो क्या करे? आप विष्णु शंकर जैन को आप क्यों मारना चाहते थे? विष्णु शंकर जैन के खिलाफ सुपारी क्यों दी गई? मैं नहीं हूँ बायस्ड, मैं सच दिखाता हूँ। आपकी नजर में बायस्ड हूँ। आप सुन तो लीजिए, आप भी बायस्ड हैं। तब आप इसलिए कहते हैं कि हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचे। आप अगर ऐसा होता असगर खान साहब तो मैं आपको टीवी पे बुलाता नहीं बात रखने के लिए। नहीं, ऐसा होता तो मैं बुलाता ही नहीं आपको। भाई, हमारे पास ये भी ऑप्शन तो है, लेकिन मैं आपको पूरा टाइम देता हूं। मैंने डिबेट की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की। मैंने डिबेट की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की, क्योंकि मैं जनता को मैं चाहता हूं। देखिए, अरे भाई, समाजवादी ने सही कहा, तो फिर मैंने टाइम तो दिया ना।
आपने उनकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। अरे मैं क्यों जवाब दूं भाई? मैं आपके पास जवाब अरे है। मुझसे सवाल थोड़ी है, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। कहा कि भाई बताइए एसआईटी ने ये किया वो किया, आप कह रहे हैं एसआईटी ने जो किया वो पब्लिक डोमेन में है, वो मेरा बताना फर्ज है, वो न्यूज है। आपने मेरे छोटे भाई से पूछा तो उसने सारे पुराने केस बताए, आपने एक को तो आप उनको जवाब दीजिए ना, आप उनको जवाब दीजिए। आप अमितोष पारीक जी सुन रहे हैं आपको, अमितोष पारीक जो को लाइए जरा सामने और सुनेंगे, जवाब देंगे आपको। आप उस आदमी की बात कर रहे हैं जियाउर रहमान पीड़ा हो रही है, जो इंसिडेंट के टाइम में वहां था भी नहीं। इंसिडेंट के टाइम में आउट ऑफ स्टेशन, इंसिडेंट के टाइम में ही वाज आउट ऑफ स्टेशन। और जहां तक आप कानूनी बात कर रहे हैं मुकेश भाई, चार्जशीट दाखिल हुई है यार, कैसी बात कर रहा हूं? कानून की कैसी बात तो आप कर रहे हैं? आप चार्जशीट में इतना बौख लगा सजाओगे तो क्या होगा? जिस सांसद को उसके रेसिडेंस पे जाके नोटिस देना पड़ रहा है, उसके लिए आप तरफदारी कर रहे हैं, बिजली चुरा रहे हैं। अरे भैया एक बात बता दो, चार्जशीट दाखिल करने का मतलब, चार्जशीट दाखिल करने का मतलब फांसी लगा दोगे? चार्जशीट दाखिल करने का मतलब फांसी लगा दोगे? चार्जशीट दाखिल करना पता है किसे कहते हैं? अरे भाई चार्जशीट दाखिल करना किसे कहते हैं? सांसद कहते हैं सुभाष के अंदर में अगेंस्ट एफआईआर ओनली एलिगेशन है, कुछ तो पढ़ो तुम से और क्या है करो यहाँ आगे ऐसी बात कहते हो, एलिगेशन है, यही वो सिर्फ ट्रायल होगा, दे विल फेस द ट्रायल पे कौन मना दे विल फेस द ट्रायल, फिर उसका रिजल्ट आएगा। अरे भाई कोर्ट बताएगी, ऐसे कानून को घुमाने की, लोगों को मिसगाइड मत करो, मिसगाइड मत करो, अपने मुल्क को मिसगाइड, जहर मत फैलाओ, मिसगाइड मत करो, बुराई को बढ़ावा मत दो, सही बात कहो। इसमें जहर फैलाने वाली बात कहाँ हो गई? आप बताइए ना चार्जशीट। अरे भाई ट्रायल होगा, डिफेंस के गवाह होंगे, आपने अपने गवाह गिना दिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज 100 गवाह, ये डिफेंस के गवाह होंगे नहीं होंगे, ये बताइए चार्ज लगेगा नहीं लगेगा, ट्रायल होगा नहीं होगा, जो एविडेंस है वो सामने आएंगे नहीं आएंगे? अरे बताओ तो पहले भाई, ये हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है, जब कानून की बात कर रहे हो तो कानून से। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज मैं पूजा जी और हमारे जो खान साहब हैं, मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक है ये चार्जशीट आप हटा दीजिए, चार्जशीट का आप विरोध कर रहे हैं, संदीप जी भी सुन रहे हैं, इसके बाद इनसे भी चार्जशीट को हटा दीजिए आप। ये बात तो तय है ना कि आप लोग जो है इस सर्वे का विरोध कर रहे थे, ये तो सही है ना? नहीं, सर्वे का विरोध कर रहे थे ना? नहीं कर रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहे थे। आप लोगों ने वहां पे जाके इश्तियाली नारे लगाए, आप लोगों ने वहां पे नारे लगाए। चलिए आप तो ठीक है, स्टेटमेंट दिए, अब कहाँ ढूंढने जाओगे? अरे मुकेश भाई, अरे भाई साहब, असगर साहब इसी पे कहते हैं, इसी पे कहते हैं असगर साहब एक बात सुन लो, संदीप जी भी हमारे साथ है। ठीक है पूजा जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार संदीप मिश्रा जी के पास जाते हैं। संदीप जी कोई सवाल मैं नहीं पूछ रहा क्योंकि ये चीजें सबके सामने है, पूरी बहस आप सुन रहे, सबके अपने आर्गुमेंट्स हैं। जो सर्वे हो रहा था, सब सर्वे को रोकने की बात तो कर, आज कह रहे कि नहीं सर्वे को रोकने के लिए जो है हिंदू पक्ष जो है वहां पर नारे लगा रहे थे। मतलब किसी भी तरीके से चीजों को मानना नहीं है, बाबर के नाम पे भड़काया जाता है वहां पे। और एक चीज मैं अमितोष जी से पूछूंगा कि ठीक है जो चीजें हैं वो सबके सामने है, लेकिन आखिर ये जो मामला जो है मंदिर श्रीहरि का जो है वहां पे वो दबा हुआ है उस विवादित ढांचे के नीचे में, वो बाहर कब तक आ पाएगा? मैं इसके लिए विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है मैं ये पूछूंगा आपसे। लेकिन संदीप मिश्रा आपसे इसके लीगल पक्ष के बारे में जो बातें कही जा रही है चार्जशीट के बाद, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं देखिए, चार्जशीट तो आनी थी और सब्सटेंशियल एविडेंस कलेक्ट होने थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस सीसीटीवी में दर्ज हुआ है और एक प्लाट था विष्णु शंकर जैन को मारने का। मैं तो सीधे कहूंगा, क्योंकि विष्णु शंकर जैन जिस तरह से सनातनियों का मामला उठा रहे हैं, चाहे काशी का मामला हो, अयोध्या का मामला हो या फिर मथुरा का मामला और संभल के मामले में भी जो उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, उसका नतीजा था कि आज चरमपंथियों के निशाने पे विष्णु शंकर जैन है और मुझे उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंता है। यही डिबेट बदल जाता, मैं आपसे कह रहा हूं मुकेश जी, अगर विष्णु शंकर जैन को कुछ हो गया होता, हम सैल्यूट करते अपनी पुलिस फोर्सेज का, अथॉरिटीज का, जिन्होंने सुरक्षित उन्हें वहां से निकाला। और यह पूरा प्लॉट था उनको मारने का। देखना पड़ेगा चार्जशीट में यह सेक्शन ऐड किए गए हैं कि नहीं ऐड किए गए हैं। और जब नहीं, उसमें कहा गया है कि सीधे तौर पे साजिश थी उनको मारने की, बिल्कुल बिल्कुल ये कहा गया है चार्जशीट में। अपने चैनल को अपने आप को संभालिए,
बायस मत होइए। अरे बायस क्या है, चार्जशीट की बातें कहना बायस कहां से होता है भाई? अगर असगर साहब चार्जशीट में जो बातें कही गई है उसमें बायस होना क्या है? वो चार्जशीट पब्लिक डोमेन में है, देख देने के लिए आई हुई है। मैं कॉपी भेज दूंगा आपको, आप पढ़ लेना, उसमें बता दूंगा कौन सी लाइन में है, पढ़ लेना उसको। कैमरों को तोड़ रही है तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? हजारों की भीड़ रास्ता ब्लॉक कर देती है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप इस बात को बताइए, आप लॉयर हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर भीड़ किसी का रास्ता रोकती है और पुलिस पर पथराव करती है तो इसका मतलब क्या होता है? यह सौभाग्य रहा कि किसी सीडीआर की रिकॉर्डिंग है, सीडीआर है, कॉल डिटेल्स है, व्हाट्सएप चैट है, और व्हाट्सएप चैट है, लोगों के बयान है, सारे वैज्ञानिक तरीके से ये जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट तैयार की गई। लेकिन आप लोग को मानना तो है नहीं, क्योंकि विज्ञान की बातें आप लोग को मानने में वैसे भी दिक्कत होती है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही थी। पूजा जी। अस्कर जी, आप परेशान हो रहे हैं, आप जो है शाउट मत करिए। फिर भी मुकेश जी, मेरा इनके चैनल के साथ में जितना एक्सपीरियंस है ना, मुकेश जी थोड़ा बढ़िया जो है आपको मौका देते हैं बोलने का, बाकी एंकर्स नहीं देते इनके यहाँ पे, कभी एक्सपीरियंस करिएगा। उसके बाद में आ जाता है, अभी जो बात चल रही थी कि जो है एसआईटी की बार बार की चार्जशीट लगी हुई है। चलिए, अगर जो चार्जशीट लगी हुई है, ट्रायल हो रहा है, एसआईटी का कई बार ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 न जाने कितने एसआईटी की जो चार्जशीट लगी और उसके विपरीत जाकर के कभी एसआईटी ने जो है कहा कि नहीं ये निर्दोष है, उनको दोषी साबित हो गए, कभी कहा कि नहीं ये निर्दोष है और वो दोषी साबित हो गए। तो चार्जशीट लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं वो पहले भी कहते कॉन्स्टिट्यूशन के जो है अकॉर्डिंग ही चुनाव लड़ेंगे और आगे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो जाकर के लड़ेंगे। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे मुजफ्फरनगर का दंगा, आपको भी पता होगा, मुजफ्फरनगर के दंगे के ऊपर वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं जी। नहीं तो ओके, विश्व हिंदू परिषद के, वैसे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे भाजपा बोल लीजिए, विश्व हिंदू परिषद बोल लीजिए, चाहे आरएसएस बोल लीजिए, ठीक है। चलिए फिर भी पार्टी अगर आपको बुरा लगा हो विहिप, तो विहिप के जो प्रवक्ता हैं जो है, तो वो कह रहे थे मुजफ्फरनगर जो है, आपको भी पता है कि बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, और आपको तब बुरा नहीं लगता है जब संगीत तुम जो है बाहर आकर के बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा लॉ की बात चल रही है, जब खुले मंच से कह रहे होते कि हम कोर्ट कचहरी नहीं मानेंगे, हम जाकर के विध्वंस मचाएंगे, और तब आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या चल रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगे में आपके विधायक जो है आरोपी सिद्ध होते हैं, और अभी भी जो ये संभल के दंगे की बात चल रही है मुकेश जी, आपको पता है कि जब पहली दृष्टांत में एसआईटी ने जो है लोगों को गिरफ्तार किया था और कोर्ट के समक्ष जो है उनको प्रस्तुत किया, तो कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को बेल देते हुए एसआईटी से प्रश्न किया था कि आप प्रॉपर साक्ष्य के बिना आप क्यों सबको गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं। तब जाकर के एसआईटी को, ऐसा नहीं कि इस केस में जो है पहली चार्जशीट लगी, इससे पहले भी लेकर के गिरफ्तारी भी किया था, कोर्ट ने उनको तब भी प्रश्न किया होता, और मुझे पता है कि वो आगे भी प्रश्न करेंगे। और जो बातें चल रही हैं, देखिए पूजा जी, बात आप सही कह रही हैं, लेकिन जो लोग अभी आप कह रहे हैं ना कि एसआईटी की बात कर रही हैं, ये वही लोग हैं जो कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। अभी भी जो अयोध्या मामले में जो फैसला आया उसको भी नहीं मानने वाले लोग हैं, जो सामने कह रहे हैं कि बाबरी की शहादत हुई है, फिर से हमने आज भी वो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, बात कर रहे हैं कि, और हर एक 6 दिसंबर को जो है वो शोक दिवस मनाते हैं, बाबरी मस्जिद फिर से जिंदा करने की बात करते हैं, और आपकी पार्टी उसका समर्थन करती है। आपकी पार्टी तो आज आप एसआईटी की रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं, कल आप कोर्ट के फैसले को भी डिनाई करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग वोट की राजनीति में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब कोर्ट जो चीज कहती है उसे भी तो आप लोग नहीं स्वीकार करते। पूजा जी, देखिए ये कौन समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करती है? कोर्ट का ऐसा कौन सा फैसला है? जो लोग नहीं स्वीकार करते हैं उसके साथ खड़ा होना भी कोर्ट का अपमान ही तो है। जो लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं उसके साथ अगर आप खड़े हैं तो वो भी तो गलत है ना। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के फैसले हम नहीं मानेंगे, तो आखिर आप उसका विरोध कर रही है ना पूजा जी। ठीक है, मैं उसको, आप बिल्कुल आप जो कह रही है मैं सही हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब आप इस बात का विरोध कर रही है तो उसको फॉलो भी तो कीजिए, इस फिलॉसफी को फॉलो भी तो कीजिए आप। तो आप अगर कह रही है कि एसआईटी कोर्ट के फैसले का जो विरोध करता है हम उसका विरोध करते हैं, तो जो व्यक्ति विरोध को उसके साथ में खड़े तो मत होइए आप। ठीक है, विरोध करने का ठीक है। अमितोष पारिक के पास में जाऊंगा। अमितोष, अयोध्या की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी थी, हम मुकाम तक पहुंचाया था, समय लगा, लेकिन हम लोग ने मंदिर देखा और आज मंदिर में हम होकर भी आते हैं। संभल में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि कोर्ट ने तो अपने हिसाब से जो एक गैंग जो है, उस गैंग ने तो इकोसिस्टम तो वहां पर एक्टिव है, और इकोसिस्टम के हिसाब से जितनी बाधाएं खड़ी करनी चाहिए थी उतनी बाधाएं खड़ी की जा रही हैं।
अमितोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट है अब? हाँ जी, हाँ आप बोलिए बोलिए। जी धन्यवाद। जब भी हम विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं या संगठन की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अनुशासित संगठन है और वो कोर्ट की मर्यादा संविधान के अनुसार ही अपने विषयों को रखता है, चाहे वो राम मंदिर की लड़ाई हो, चाहे वो काशी की हो, चाहे वो किसी भी तरह से अभी मथुरा की भी लड़ाई हो। यही बात कही गई थी। संभल के अंदर में भी हमने कहा था कि इसका सर्वे होने दीजिए, वो भी कोर्ट के आदेश से ही हुआ था और वहां पर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे में क्या हुआ हम सबने देखा। लड़ाई बड़ी है, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में रखा गया, उस लड़ाई को भी छेड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद उसकी मांग की बात कर रही है और लगातार तरीके से जब आपके माध्यम से डिबेट होती है, हम यही प्रयास करते हैं प्रवक्ता के नाते कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे का उसमें रोल क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लाने वाली कौन सी सरकार थी और क्यों लाई गई और क्यों मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने को प्रोटेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे में करा गया। जब विरोध कराए तब विश्व हिंदू परिषद हमेशा उस संगठन समाज के साथ खड़ा हुआ है जिससे इस तरह के विषयों को माध्यम कोर्ट के लेते हुए गया, न कि सड़क पर उतर के पत्थर उठाने वालों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अभी आप देखिए कि 2 भाजपा के एमएलओ का नाम पूजा जी ने लिया। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ आपके माध्यम से जानकारी दुरुस्त कर देता हूं कि हाईकोर्ट के अंदर में सैनी का जो बीजेपी एमएलए थे उनका हाईकोर्ट का सेंटेंस सस्पेंड कर दिया गया था और दूसरे जो थे उनके एसआईटी रिपोर्ट क्लोज कर दी थी, जो कि कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब वो चार्ज और स्पॉट फ्री हो गए। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग भूल जाते हैं कि 209 हिंदू मरे थे 1978 संभल राइट में, तब ये चुप्पी धारण कर लेते हैं। 1978 के बाद में 1954, 1947, 1962 लगातार तरीके से एक हिंदू रोज मरता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के टेन्योर में इस बात को चुप रहा गया। 616 इंसिडेंट्स होते हैं और 2012 में पहली बार में 5 होते हैं। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के टेन्योर में 819 कम्युनल राइट्स होते हैं, समाजवादी पार्टी चुप रहती है। देखिए क्या होता है, मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर में मेन आरोपी जो होता है वो समाजवादी पार्टी को एक्सेप्ट अपना लेता है, कादिर खान। इनको तो पता ही होगा। लेकिन क्या होता है, गलत तरीके से देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी टोपी तो लाल है लेकिन नियत काली है। ये 7 और से बताता है। अभी तो कह रही थी कि हम एसआईटी को मानते नहीं है, लेकिन एसआईटी को मानना पड़ेगा, चार्जशीट है। फिर एसआईटी को मानेंगे तो बोल रहे ट्रायल के अंदर में दिक्कत आएगी, ट्रायल चलेगा तो बोलेंगे कोर्ट क्या करप्ट हो चुका है। लेकिन लगातार तरीके से ना कोर्ट को मान रहे हैं, ना समाज को मान रहे हैं, मान रहे हैं 5 लाख रुपए देने वाले लोग मुकेश जी जो पत्थर उठाते हैं, जो 18 साल के बच्चों को पत्थर दे दिया जाता है और 50 साल के आदमी को दे दिया जाता है। तो बहराइच में जब मार दिया जाता है, नाखून गैस के मारने जाते हैं, वो जाते हैं वहां जब पत्थर उठाए जाते हैं, पुलिस को टारगेट करा जाता है और जो चार्जशीट के अंदर में छोड़े गए क्या अरेस्ट एमएलए के बेटे के ऊपर में, इकबाल के ऊपर में कि पुलिस क्यों को मारो। फिर देखिए क्या होता है। सर प्लीज आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग एक दूसरे के साथ बोलेंगे, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। अमितोष पारीक अगर बात अपनी खत्म कर लें तब आप पूजा जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। अमितोष जी आप अपनी बात खत्म करें फिर इनका कर लीजिए ना डाटा कि 1979 में 1978 में वहां पे जनता पार्टी के सरकार मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की लाइन तो पड़ रही है। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात समझ के संदीप मिश्रा और असगर खान हमारे साथ है। असगर जी जो व्हाट्सएप चैट देखिए, चार्जशीट में जो भी लोग जो व्हाट्सएप चैट है जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारी चीजें हो रही थी उसके एडमिन जो है बर्क साहब थे और बर्क साहब ने उसमें ये कहा है, जो चार्जशीट के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अगर ये सर्वे हो गया तो हमारी कौम हम पे थूकेगी। तो ऐसा क्या है, अगर सर्वे हो गया तो कौम थूकेगी। बाबर के नाम पे, बाबर को अभी भी आपकी जो कम्युनिटी जो है जिसको बर्क साहब जिसको लीड करते हैं, जिनको उनको वोट देता है, बाबर को आज भी नायक क्यों मानते हैं? बाबर के बारे में लोगों को पता है कि वो आक्रांता था, बाहर का था, भारतीय नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, फिर भी उसे आका मानने वाले लोगों को आप लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। असगर साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को। असगर साहब आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आपके 2 सवाल हैं, एक सवाल नहीं है जी। एक तो सवाल आपका मुगलों के खिलाफ है और एक आपका इस केस को लेकर है। तो एक इस केस की तो बात यह है कि भाई जो भी चीज आप कहना चाह रहे हैं उसके बारे में अभी चूंकि केस चार्जशीट दाखिल हुई है और उसमें एविडेंस आने हैं, प्रोसेस होना है, एविडेंस कोर्ट में लीड करने हैं। अगर बात ना करें तो बहुत अच्छा है। वो तो चूंकि ये होना गलत ही है कि मेरा व्यू ये है वो सब झूठे एविडेंस है, गलत है। अब कोर्ट की जब कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद आप एक डिबेट करना, फिर हम या तो आपको बताएंगे या आप हमें बताएंगे। बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहां तक बात मुगलों की बात है, मैं अमितोष साहब की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने बहुत सी बातें कही, मैं इनके बारे में क्या कहूं। ये तो महात्मा के हथियार हैं। इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, अंग्रेजों के यार हैं, मुल्क को बर्बाद करने वाले, नफरत फैलाने वाले, कम्युनल बात करने वाले हैं। मैं आपसे मुगलों की बात कर रहा हूँ। हम मुगल तो बहुत बुरे थे ना। मुगलों ने क्या भाई मेरी समझ में नहीं आता, अंग्रेजों ने कितना बड़ा एहसान किया और मुगलों ने कहां पे इनके नोच लिया
कि ये मुगलों से इतना नाराज रहते हैं, अंग्रेजों से माफी क्यों मांगते हैं, बात समझ में नहीं आती। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ठीक है मान लीजिए उनकी गलती है, मान लीजिए उनकी गलती है, ना पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप पूरी बात सुन लिए। अंग्रेज इनको क्या दे के गए हमें ये भी नहीं मालूम, मुगल इनसे छीन के क्या ले गए ये भी नहीं मालूम। मुगल यहाँ पे लाल किला छोड़ गए, आप क्यों वहां से तकरीर करते हैं? यहाँ पे आपको ताजमहल ले गए, क्यों नहीं उस पर भी डॉलर चलवाते? कुतुब मीनार, चार मीनार दे गए, आप क्यों नहीं उसको खत्म कर देते? नहीं करेंगे चूंकि उससे आप उगाही करते हैं। आप इसीलिए बीच बीच में कभी कोई कम्युनल पौधा, कभी कोई कम्युनल बात लेके आते हैं। गोश्त की बात ले आते हैं, गोश्त वालों से लेते हैं, आप पैसा लेते हैं, उनसे पैसा लेके इसके फंड में जमा करते हैं। बहुत बात कर ली असगर साहब, आप भी बिल्कुल बाबर की भाषा आप बोल रहे हो, और आप भी बाबर को नायक मानते हो। आपकी इस बात से बिल्कुल ये है। बाबर ने आपको क्या दे दिया, पहले ये तो बताइए, बाबर ने आपको क्या दे दिया? बाबर ने आपका धर्म बदल दिया। बाबर ने, असगर खान साहब, बाबर ने आपका धर्म बदल दिया। बाबर ने आपको हिंदू से मुसलमान बना दिया। बाबर ने आपके पूर्वजों को तलवार की नोक पे उसको धर्म बदलने पे मजबूर कर दिया, लेकिन वो उसका नायक है, वो आपके लिए जो है बाबर नायक है। ये बात क्यों नहीं करते? बाबर ने आपको क्या दिया? बाबर ने आपका धर्म छीना, बाबर ने आपके पूर्वजों के साथ जो है बलात्कार किया, आपके पूर्वजों का अपमान किया, उसका धर्म छीना, उसकी प्रॉपर्टी छीनी। आपके पूर्वजों के साथ बाबर ने जितनी बर्बरता की, उसको आप यहां आकर के डिफेंड कर रहे हैं। अरे आप जो है लाल किला जो है बाबर ने नहीं बनवाया था। लाल किला का इतिहास कुछ और है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुब मीनार है वो भी मंदिर के मलबे के ऊपर में है। वहां पर साफ तौर पे उसे भी तोड़ा जाएगा, आज तोड़ा जाए, कल तोड़ा जाए, वो भी मंदिर को तोड़ के बनाया गया। उसकी लड़ाई भी चल रही है, लेकिन बाबर को डिफेंड करने का जो आप लोग हमेशा चले आते हैं ना, ये गलत है। ये असगर साहब, ये गलत है। ये भारत और हिंदुस्तान के साथ गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, संदीप मिश्रा जी हमारे साथ है। संदीप मिश्रा जी, किस तरीके से लेंगे? क्या आपको लगता है कि मुगल को डिफेंड करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? मुगल को अपना नायक मानने वालों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे आपने कहा कि कुतुब मीनार पे चले जाइए, एएसआई का शिलालेख लगा हुआ है कि 32 जैन मंदिरों को तोड़ करके वह स्तंभ बना हुआ है। आज तक किसी ने उसके खिलाफ तो कोई पिटीशन दाखिल नहीं की कि भाई यह बात गलत लिखी हुई है। सोमनाथ के मंदिर को किसने तोड़ा, किसने लूटा, सबको पता है। जिस देश के जमीन को, मंदिरों को, सबको लूट खसोट करके अपने देश ले गए, उन लुटेरों के साथ सहानुभूति किस भारतीय और किस नागरिक को हो सकती है? मुझे इस पर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देश की जमीन को लूटने वाले, हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे लोगों के साथ हम क्यों खड़े होते हैं? माना चलिए हमें इस्लाम अच्छा लगा, हमने स्वीकार कर लिया, हमें जो भी धर्म लगेगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन लूट खसोट मचाने वालों के साथ हम क्यों खड़े रहे? चाहिए आप लोगों को। हमें अगर किसी, अरे असगर साहब, अंग्रेज को कोई नायक नहीं बना रहा है। अंग्रेज भी विलन है, और उससे बड़े विलन मुगल है, ये कह रहा है। लेकिन आप जो है बाबर को सपोर्ट करने के चक्कर में जो है आप अंग्रेज को बोल रहे हो। अंग्रेज को अच्छा कौन बोल रहा है भाई? अंग्रेज को कौन अच्छा बोल रहा है? कोई नहीं अच्छा बोल रहा है। अब तो हमारी सरकार है, लाओ ना, हमारा कोहिनूर कहाँ है? चलो उनकी तारीफ कर रहा हूं। पूजा जी बोल रही कुछ चीजें जो इतिहास के गर्भ में ही बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ज्यादा जरूरी तो इतिहास पढ़ा जाता है ताकि जो है वर्तमान खराब ना हो। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि वर्तमान की तबाही मचा दिया जाए। जिस देश की हम बात कर रहे हैं आजादी से पहले की, तब उस देश में जब जो है राजा आया करते थे, आक्रांता आया करते थे, जो भी राज बढ़ाना चाहते थे, हर कोई का अपना राज्य चलता था। भगवान श्री राम जी ने भी अश्वमेध युद्ध यज्ञ किया हुआ था ताकि उनका राज्य साम्राज्य बढ़ाया जा सके। तब जो है ये भारत देश पूरा, पाकिस्तान भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था, नेपाल भी इसी में था, तो अलग चीजें थी। नेपाल नहीं था मैडम, नेपाल नहीं था, नेपाल नहीं था, हमें नेपाल नहीं था। चलिए ठीक, बांग्लादेश तो था, पाकिस्तान तो था ना। आज हम उससे युद्ध कर रहे हैं, आज हमारे उनसे संबंध नहीं बन रहे हैं। श्रीलंका तो था ना, आज हमारा बन नहीं रहा है। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं ना मुकेश जी, तो उतना ही पढ़ना चाहिए, उतना ही जानना चाहिए कि जितने से जो है वर्तमान को खराब ना करें। अगर पूर्व इतिहास में कुछ खराब हुआ तो उसे सीख लेकर के आगे बढ़ना होता है। ये थोड़े ना होता है कि यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि इतिहास से सीखना चाहिए। लेकिन आपने बोला मुकेश जी, आपने बोला कि बाबर की जुबान बोल रहे हैं। असगर जी जो है, क्या आप बाबर की जुबान आपने सुनी थी मुकेश जी? कि आप कह रहे हैं असगर जी उनकी जुबान बोल रहे हैं, बाबर की जुबान क्या किसने सुनी थी? हम में से किसने सुनी थी? कौन था उनके समय में जब जो है कि हम सुन रहे थे और उसकी जुबान हम बोल पा रहे हैं? एक मिनट पूजा जी, ठीक है, मैं जवाब दूंगा आपको, मैं जवाब दूंगा आपको।
बाबर की जुबान का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी आवाज पे बोल रहे हैं, जिसने वो बोला था। बाबर की जुबान का मतलब ये हुआ कि बाबर जिस आइडियोलॉजी से था, बाबर जिस बात का समर्थन करता था, उसी तरीके की आइडियोलॉजी, उसी बात का समर्थन आप कर रहे हैं। ये बाबर की जुबान बोलना हुआ। राम की जुबान बोलना, यह मतलब ये राम की आवाज किसी ने नहीं सुनी, श्री राम की, भगवान थे हमारे। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप नेक काम करते हैं, तो कहते हैं ये तो श्री राम है, श्री राम का चरित्र है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है। इसलिए आप जो है ना, वर्ड फॉर वर्ड मत जाइए मीनिंग में, आप चीजों को समझिए, तथ्य को आप समझते हैं, लेकिन जानबूझ करके आप इसको इस तरीके से ले रहे हैं। बाबर की जुबान बोलने का मतलब ये नहीं है कि बाबर जिस तरीके से बोलता था उस तरीके की बात बोल रहे हैं। ये असगर साहब समझते हैं, शायद आप नहीं समझे। इसलिए मैंने कहा कि असगर विष्णु शंकर जैन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वो अभी किसी प्रोग्राम में चले गए थे, इसलिए वो देर से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं असगर साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं अगर कहता हूं कि बाबर की जुबान आप बोलते हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों होती? क्योंकि आप सारी चीजें तो उसी तरीके से कह रहे हैं जो बात बाबर के करता था, जो उसके जो वंशज थे उन्होंने जो किया, आप उन चीजों को समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान में रहकर के यह कैसे संभव है? यह कितना तार्किक? क्यों आप ऐसा करते हैं? इसको करने से अगर किसी दूसरे की भावना आहत होती है, अगर आपको लगता है कि बाबर के समर्थन करने से आपके साथ में जो लोग हैं वो आहत हो रहे हैं, उनकी भावना आहत हो रही है, तो ऐसा करने से आपको क्या फायदा? आप इसे क्यों करते हैं ऐसा? अभी भी यहाँ दो सवाल है। एक तो मैं बता दूं, चूंकि मेरे सामने से होकर गुजरा है, एक सवाल विष्णु शंकर जैन का। वो हमारा छोटा भाई है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आप लोगों को भी और हमें भी सबको बराबर से उसकी फिक्र है, और जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हमारा प्रोफेशन है। मुझे अपोजिट पार्टी जब एंगेज करती है मैं उसके लिए करता हूँ, जो दूसरी पार्टी किसी और को करती है वो उसके लिए करता है। ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन ये कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बातों को उसके साथ जान ले ली जाएगी, ये चैनल पे हम ना करें, वरना ये एक बहुत बड़ी साजिश मानी जाएगी। कुछ लोग खुद ही करने के लिए गलत कामों को नहीं, ये बात तो पहले से कही जा रही है असगर साहब। विष्णु शंकर जैन की जान को आज भी खतरा है। मैं तो ये भी कहता हूं, ये नहीं कहता कि उसी दिन था, आज खतरा टल गया है, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्योंकि जो काम उन्होंने किया था, जिसके कारण उन पे हमला हुआ, वो तो काम आज भी कर रहे हैं वो, तो खतरा तो उन पे आज भी है। आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो नहीं, खतरा तो हम तो चिंतित है और पूरा हिंदू समाज उनके लिए चिंतित है। अरे भाई, चिंतित है, हिंदू समाज की बात मत करिए, मुसलमान समाज भी चिंतित है। क्यों नहीं है? आप नहीं, अच्छी बात है, चिंतित होना चाहिए। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, विष्णु शंकर जी खुद जुड़ गए। विष्णु शंकर जी, स्वागत है आपका। आप देर से जुड़े और अभी भी लग रहा है शायद जो है जहां पर बैठे वहां पर पूरी तरीके से जो है रोशनी आपके चेहरे पे आ नहीं रही है। लेकिन मैं ये जो चार्जशीट दाखिल हुआ है विष्णु शंकर जी, मैं चाहता हूं, समय हमारे पास कम है, मैं चाहता हूं कि चार्जशीट पे जिसमें कहा गया है कि विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए साजिश रची गई थी, जो बात कही जा रही थी, उस पर एक तरीके से चार्जशीट ने मुहर लगाई है। ये आप लोगों की ठीक है, एक बार असगर साहब, विष्णु शंकर जी जुड़ गए सर, एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूं, समय की कमी हमारे पास। जी विष्णु जी, ये जो चार्जशीट आई है, आवाज आ रही सर आपको? देखिए जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज जी आ रही सर। देखिए, असगर भाई हमारी एडवोकेट कम्युनिटी से आते हैं, वरिष्ठ सीनियर लॉयर है, तो इस समय ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो मुझे लगता है हम लोग अपने इश्यू तक पहुंचे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मुकेश जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं स्वयं वहां पे साइट पे मौजूद था जब 19 तारीख को सर्वे हुआ और जब 24 तारीख को सर्वे हुआ। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो एसपी साहब हैं, वो सारे लोग मौजूद थे, पूरा प्रशासन वहां पे मौजूद था। और जिस तरह के हालात 19 तारीख को और 24 तारीख को संभल में सर्वे के दौरान कोर्ट की वायलेशन में किए गए, वो बेहद निंदनीय है। और सर्वे वहां पे पूर्ण ना हो, उस तरह के ऐसे हिंसा करने के हालात वहां पे पैदा किए गए। और एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि जब विष्णु शंकर जैन वहां पे सर्वे करने गए तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। आज ये जो चार्जशीट आई है, इससे ये साबित होता है कि ये पूरी जो थ्योरी गढ़ी गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा और वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा, वो एक साजिश थी कि सर्वे वहां पे कंप्लीट ना हो सके। और इसमें सर्वे की रिपोर्ट स्थापित हो चुकी है कोर्ट में। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोर्ट से जो बहुत बड़ी एक बात कही गई थी कि सर्वे कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, एक्सपर्टी किया, गलत किया, उसको भी हम इलाहाबाद हाईकोर्ट से उस मामले को जीत चुके हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 19 तारीख और 24 तारीख का सर्वे हुआ वो लीगली सही सर्वे हुआ। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को दिखा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, 19 तारीख को ये जब सर्वे में घुसे, कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में घुसे, ये वहां पे सर्वे में नहीं जा सकते थे।
उनके लिए कोई आदेश नहीं था, पर वहां पे अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सर्वे में गए और जिस तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए उसका ये कारण है, इसकी वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। भाई वो क्या भड़काऊ लफ्ज थे, वो हमारी समझ में आए थे, हमने सुने ना समझ में आए। एक एमपी वहां का इलाके का अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं घुसेगा तो कोई उसका एमपी बनने देगा? कैसी बात है भाई ये? अरे एमपी की जिम्मेदारी है कि कभी ऐसे हालात हो तो फौरन जाए, अंदर घुसे। ये तो उसकी कोर्ट का आदेश है, हिम्मत, जुर्रत, हौसला और उसकी ताकत है। वरना लोग असगर साहब ठीक है, सुन लिया। जूते छोड़ के भाग जाते हैं भाई, वो गया, बहुत अच्छी बात है, उसको जाना चाहिए। असगर साहब सुन लीजिए ना सर, टाइम को पेश करते हैं जो वीडियो सिर्फ इनके खिलाफ है भाई, दूसरे भी लाइए। आप भेज दीजिए दूसरा वीडियो भेजिए, मैं चलाऊंगा। दूसरा वीडियो है तो भेजिए आप। मैं भेजूंगा, भेजिए आप। इतने दिन से क्यों नहीं दिया आपने? चलाएंगे नहीं, मुझे मालूम है। मैं चला दूंगा, आप भेजिए वीडियो, मुझे मालूम है। ठीक है, आप प्लीज हमारे पास समय कम है। विष्णु शंकर जैन जी कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए उनको। जी विष्णु जी। देखिए, मैं असगर भाई से बताना चाहता हूँ, कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, ये पेशे से स्वयं वकील हैं। 19 तारीख के आदेश में कौन सर्वे में अंदर जाएगा ये स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है। वहां की जो मस्जिद कमेटी है उनके 2-3 नुमाइंदे होने थे, प्रशासन ने मीटिंग करके बताया भी था। जो प्लेंटिफ के वकील हैं, प्लेंटिफ के जितने लोग हैं उनको जाने की अनुमति थी और राज्य सरकार के लोगों को जाने की अनुमति थी। मैं पूछना चाहता हूं कैसे 200, 300, 400 लोग कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना में जब सर्वे हो रहा था पहले दिन घुस गए? अरे भाई वही तो आपसे प्लांटेड लोग हैं, उन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं प्लांटेड लोगों की तो बात कर रहा हूँ, उन्हीं प्लांटेड लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पहले से प्लानिंग के तहत गुजर दिया जाता है, जिनको वहां बुलाया जाता है, जिनसे पथराव कराया जाता है। अरे भाई यही वही तो प्लांटेड लोग हैं और आज भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। असगर साहब जब भी ऐसा कोई अरे कितने लोग असगर साहब आपकी बात सुन के तो ऐसा लगता है आपके पास ताकत है ना, आपके पास ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें मालूम है। ठीक है असगर साहब आपने बहुत बोल लिया, आपको बहुत समय मिल दिया है, आपको बहुत समय दिया है मैंने। अब हमारे पास समय की कमी है, एक बार विष्णु जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी विष्णु जी। नहीं तो पता नहीं आप क्या कार्रवाई करें। जी विष्णु, हमें तो पहुंचते हुए भी डर लगता है। आपको क्यों डर लगेगा सर? अरे भैया लगता है डर, पता नहीं आप क्या कार्रवाई। चलिए ठीक है सर, आपकी बात से तो ऐसा लगता है ना असगर साहब, जो हमारे राहत इंदौरी साहब कहते थे ना कि कहाँ जाओगे ढूंढने कातिल मेरे, तुम तो मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। तो जो लोग मारने गए थे वो भी अब जो है कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन ने ही प्लांट कर दिया था उसे। आपकी बात से ऐसा ही लगता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णु शंकर जी जैन जी आपका, अमितोष पारिक जी आपका, असगर खान साहब आपका, पूजा मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की आपने। लेकिन बाबर के नाम पर बर्क ने जो विष्णु शंकर जैन की सुपारी दी है वो अभी भी, हालांकि उस दिन विष्णु शंकर जैन जो है पुलिस की सुरक्षा में थे, उन्हें बचा लिया गया, लेकिन आगे भी उनकी सुरक्षा को खतरा है। इसलिए सरकार और जो एजेंसियां हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है वो इंतजाम करें। और एक चीज और यहां पर कि चार्जशीट में जो बातें कही गई है वो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो वो कही गई है। कोर्ट में चाहे जो भी हो ये फैसला होगा, लेकिन चार्जशीट से साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं बर्क का जो है पूरी तरीके से साजिश सामने आती है और समाजवादी पार्टी जो है बर्क साहब को समर्थन कर रहे हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की भूमिका की भी जांच जो है इसमें होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।